दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है दीपक त्रिपाठी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और भारतीय इतिहास के वीडियो लेक्चर नंबर 6 पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच का संघर्ष। आज का दिन भारतीय इतिहास को स्मरण करने का दिन है। आज ही के दिन भारत के महान चौहान राजपूत वंश के एक वीर, महान पराक्रमी और योद्धा का जन्म हुआ था। ठीक है, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, आज का जो वीडियो हमने बनाया है पृथ्वीराज चौहान जयंती के उपलक्ष्य में बनाया है, ताकि आज की जो जनता है उनको ये पता चल सके कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्राणों के बलिदान देकर भी भारत देश की रक्षा करी थी। ठीक है, और किस प्रकार से जो मुस्लिम जो आए थे, यहाँ पे आक्रमणकारी आए थे, तुर्की आक्रमणकारी आए थे, उनको किस प्रकार से यहाँ आक्रमण करने से रोका था, उसमें अपनी प्राणों की आहुति देकर भी यहाँ पे लोगों की रक्षा करी थी और यहाँ के समाज को एक नया रूप दिया था, ताकि आने वाली जनरेशन उनसे कुछ शिक्षा ले सके। तो आइए चर्चा करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद गजनवी, जो कल तक हमने पढ़ा था, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के बाद में भारत में क्या स्थिति थी और मध्य एशिया में क्या स्थिति थी, और उसके बाद में मोहम्मद गौरी भारत आता है, उसका सामना होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय से होता है। उसके बीच की आज हम कहानी पढ़ेंगे, तो सभी सपोर्ट कीजिएगा और सभी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं आज आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा पूरा, कि किस प्रकार से कौन से क्षेत्र कहाँ स्थित हुआ करते थे। सबसे पहले हम चलते हैं फ्लो डायग्राम पर। देखिए, आज मैं आपको दो घटनाएं बताऊंगा 1027 के बाद में, कि 1027 के बाद में जब मोहम्मद गजनवी आक्रमण करके गया था भारत से, तब उसके बाद में मध्य एशिया में क्या घटनाएं हुई थी और भारत में क्या घटनाएं हुई थी। तो दोनों घटनाओं को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मध्य एशिया में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भारत में क्या परिवर्तन हुए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य एशिया क्षेत्र की स्थिति के बारे में। ठीक है, देखिए, जो गजनवी के शासन में जो गवर्नर हुआ करते थे, जो सरदार हुआ करते थे, वो कौन थे? तुर्की मुसलमान थे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, मोहम्मद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करने आता है तो काफ़ी समय भारत में रुकता है। तो इस समय के दौरान क्या करते हैं, तुर्की कबीले, तुर्की मुसलमान क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाकर गजनवी साम्राज्य पर क्या करते थे, अटैक कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, मोहम्मद गजनवी की जो सत्ता होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, मोहम्मद गजनवी की सत्ता समाप्त होने के बाद में यहाँ एक नया वंश स्थापित होता है, उसको कहते हैं गौरी वंश। ये गौरी वंश मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, तो तुर्क निवासी थे। कहाँ के थे? तुर्की मुसलमान थे। गौरी वंश में एक मुख्य व्यक्ति होता है, अलाउद्दीन होता है। ये अलाउद्दीन क्या करता है, अपने भाई मोहम्मद गौरी के सहयोग से क्या करता है, गजनी को जीत लेता है। देखिए, यहाँ पर मैं अलाउद्दीन की जो बात कर रहा हूँ, ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है ना, ये अलाउद्दीन है जो गौरी वंश से संबंधित है। जो अलाउद्दीन हम पढ़ते, जो टीवी में मूवी देखते हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी वंश से संबंधित था। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, गौरी वंश से संबंधित होता है। ये अपने भाई मोहम्मद गौरी के सहयोग से क्या करता है, गजनी को जीत लेता है। गजनी को जीतने के बाद में ये अपने आप को क्या कहता है, जहां सोच कहता है। ठीक है, जहां सोच का मतलब था दुनिया को जलाने वाला। मतलब ये अपने आप को यूँ कहता है कि मैं इतना बड़ा शासक हूँ कि मैं दुनिया को जला सकता हूँ, दुनिया को मिटा सकता हूँ। मतलब एक प्रकार से अपने आप को खुदा कहने वाला होता है। ठीक है ना। अलाउद्दीन क्या करता है, जब गजनी को जीतता है उसके बाद में क्या करता है, ये ईरान में एक ख्वारिज्म वंश पनप रहा होता है। ठीक है, ख्वारिज्म वंश का उदय हो रहा होता है। तो ये क्या करता है, ख्वारिज्म वंश को क्या करता है, आक्रमण करने चला जाता है। मतलब उसके अभियान पर अपनी सेना लेकर चला जाता है। अब क्या होता है कि जब ये गजनी से ईरान की ओर जाएगा, तब गजनी में कौन होगा, गजनी का शासक कौन बनेगा, तो गजनी का शासक बनता है मोहम्मद गौरी बनता है। कौन बनता है? मोहम्मद गौरी बनता है। और कब बनता है? 1173 ईस्वी में बनता है। यानी 1173 ईस्वी में कौन बनता है, गजनी का शासक मोहम्मद गौरी बनता है। ठीक है, देखिए, इस घटना को मैं आपको एक बार डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए, आप चीज़ समझिए। ये है इंडिया। ठीक है, इंडिया में अभी कौन है, मोहम्मद गजनवी का, मतलब ये है अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र में किसका राज है, मोहम्मद गजनवी का है। जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करने आएगा तो काफ़ी टाइम यहाँ पर रुकेगा। तो इस समय क्या होगा, तुर्की कबीले के जो मुसलमान हैं ये क्या करेंगे, गजनी पर आक्रमण करते हैं। और गजनी पर आक्रमण करके क्या करते हैं, गजनवी वंश को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। और यहाँ पर कौन से वंश की स्थापना करते हैं,
गौरी वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये जो गौरी वंश है, इस गौरी वंश में एक व्यक्ति होता है, अलाउद्दीन नाम का व्यक्ति होता है। ये अलाउद्दीन क्या करता है, गजनी को जीतता है और जहां सोच की उपाधि धारण करता है, जिसका मतलब होता है दुनिया को जलाने वाला। अब ये क्या करेगा, अलाउद्दीन क्या करेगा, अलाउद्दीन चला जाएगा, ये ईरान वाला जो क्षेत्र नजर आ रहा है, ईरान पर आक्रमण करने चला जाएगा, यहाँ पे ख्वारिज्म वंश के अभियान पर चला जाएगा। ठीक है, जबकि जो मोहम्मद गौरी है, अब यहाँ से जाने के बाद में यहाँ का शासक कौन बनेगा, तो मोहम्मद जो गौरी है वो क्या होता है, गजनी का शासक बनता है। और कब बनता है, 1173 ईस्वी में शासक बनता है। ठीक है, तो ये घटना थी 1027 से लेकर 1175 के बीच की जो घटना है, ये सारी घटना इस समय की है कि भैया 1027 से लेकर 1175 के बीच में पूरे जो मध्य एशिया जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो क्या क्या घटनाएं हुई थी कि जब महमूद गजनवी जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, तुर्की का शासन और तुर्की के गौरी वंश का शासन हो जाएगा गजनवी पर। और यहाँ पर एक व्यक्ति होगा अलाउद्दीन, जो ईरान पर अटैक करना चला जाएगा और यहाँ का राजा कौन बनेगा, महमूद गौरी नाम का व्यक्ति बनेगा। ठीक है, अब इसी दरमियान एक घटना तो मैंने आपको बताई यहाँ की घटना, दूसरी घटना भारत में क्या हो रहा है इस समय, यानी 1027 से लेकर 1175 के मध्य भारत में किस प्रकार की घटनाएं हो रही उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले हम फ्लोर चार्ट से समझते हैं, देखिए। ठीक है, अब महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद में भारत की क्या स्थिति, 1027 से लेकर 1175, देखिए सॉरी यहाँ पर 1175 होना चाहिए, 1075 लिख दिया मैंने, आप सुधार ले वैसे। ठीक है, तो 1175 ईस्वी के मध्य भारत की क्या स्थिति है, तो भारत में क्या हुआ था, एक राजपूत शक्ति का उदय होने जा रहा था। ठीक है, राजपूत शक्तियां धीरे धीरे पनप रही थी, बड़ी मजबूत हो रही थी। ठीक है, उसमें एक सबसे मजबूत शक्ति थी, कौन सी थी, चौहान वंश। चौहान वंश का क्षेत्र कौन सा था, अजमेर राजस्थान, यानी राजस्थान का जो अजमेर वाला क्षेत्र, वहां पर किसकी स्थापना हुई थी, चौहान वंश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 551 में हुई थी। और किसने करी थी, वासुदेव जी चौहान नाम के एक व्यक्ति थे, शासक थे, उन्होंने क्या करी थी, 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना कर दी थी। अब देखिए 551 के बाद में एक एक राजा आते गए और जैसे जैसे राजा आते गए एक से एक महान योद्धाओं का जन्म होता गया और उन्होंने अपने समाज ही नहीं अपने देश को भी सुधारने का पूरा पूरा प्रयास किया था। इस चौहान वंश में चौहान वंश का एक पराक्रमी शासक जन्म लेता है जिसका नाम होता है पृथ्वीराज चौहान जन्म लेते हैं और इनका कार्यकाल रहता है 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक की अपना शासन देखते हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था, 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान था। क्या नाम था इनके पिता का, नाम सोमेश्वर चौहान था। ठीक है, इनकी माता थी कर्पूरा देवी थी जो त्रिपुरी की कलचुरी की राजकुमारी थी। इनके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, कदम दास था, जिनको कैलाश भी कहते हैं। इनके सेनापति का नाम था भुवनमल नाम था। क्या नाम था, भुवनमल नाम था। तथा इनकी घोड़ी का नाम था नाट्यरम नाम था। क्या नाम था, नाट्यरम। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में कुछ जानकारी एक बार फिर से बता देता हूँ। इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, माता का नाम कर्पूरा देवी था, प्रधानमंत्री जो थे कदम दास थे जिनको कैलाश भी कहते हैं, सेनापति भुवनमल थे, तथा इनकी घोड़ी का नाम क्या था, नाट्यरम इनकी घोड़ी का नाम था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करते हैं। आइए अब जानते हैं कि अब ये घटना हो गई। देखिए महमूद जो गौरी था वो कब शासन करने बैठा था, 1173 में। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में, लेकिन सत्ता कब संभालते हैं, 1177 में। यानी कि दोनों टाइम पीरियड इक्विवेलेंट आ चुके। अब मैं बात करता हूँ महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दोनों के संघर्ष के बारे में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, महमूद जो गौरी है वो गजनी का शासक कब बनता है, 1173 ईस्वी में बनता है। अब ये क्या करता है, साम्राज्यवाद विस्तार करने के लिए किधर की ओर बढ़ता है, भारत की ओर बढ़ता है। ठीक है, मतलब एक तरफ तो अलाउद्दीन जो था वो किधर चला गया, वो चला गया ईरान पर आक्रमण करने के लिए, जबकि उसका जो भाई है महमूद गौरी है वो किधर की ओर आता है, भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से आगे बढ़ता है। कारण क्या होता है, साम्राज्यवाद का विस्तार करना। ठीक है, महमूद गौरी जो भारत में आएगा वो कहाँ से आक्रमण करता है, खैबर दर्रे और गुमल दर्रे से अटैक करता है। ये दोनों कश्मीर की वादियों में स्थित है। ठीक है, वहाँ पर जो बड़े बड़े दर्रे का मतलब होता है, देखिए दर्रा और घाटी में क्या अंतर होता है। दर्रे का मतलब होता है दो पहाड़ी को काट करके जो रास्ता बनाया गया उसे क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। जबकि घाटी का मतलब ये होता है कि पहाड़ के चारों ओर जो रास्ते होते हैं उसको क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। मतलब जिस पहाड़ पर चढ़ने के जो रास्ते होते हैं, उतार चढ़ाव के जो रास्ते होते हैं उसे क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं।
अब देखिए चर्चा करते हैं मोहम्मद घोरी के भारत पर आक्रमण की प्रमुख वजह क्या रही थी। तो इसकी 3 प्रमुख वजह थी। नंबर 1 थी साम्राज्यवाद की नीति बढ़ाना, यानी कि अपने साम्राज्य को धीरे धीरे फैलाना, साम्राज्यवाद। नंबर 2 था उसका धन की लूट करना, मतलब धन की प्राप्ति करना, उसका दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य था कि गजनवी वंश के समाप्ति के बाद में दुनिया को गौरी वंश की शक्ति बताना, कि गौरी वंश का उदय हो चुका है और गौरी कितना खतरनाक है, दुनिया को ये जान लेना चाहिए। तो ये क्या करता था, अटैक आक्रमण कर करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। ठीक है, अब चर्चा करते मोहम्मद घोरी के भारत पर प्रमुख आक्रमणों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत की ओर आगे बढ़ चुका है 1173 ईस्वी के बाद में। ठीक है, 1175 में ये क्या करता है, सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण करता है। कहां पर करता है, मुल्तान। मुल्तान पाकिस्तान में आता है वर्तमान में, लेकिन उस समय सिंध प्रदेश में शामिल था, जो भारत का, अखंड भारत का एक हिस्सा था। तो 1175 में ये मुल्तान पर अटैक करता है। कारण क्या था इसका, धन की प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि वहां का शासक कौन होता है, मुस्लिम शासक होता है। तो ये क्या करता है, वहां पे अपना राज बढ़ाने के लिए क्या करता है, धन की लूट की वजह से आक्रमण करता है और राजा को हराता है और वहां से कई सारा धन लेकर आगे बढ़ता है, भारत की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, 1178 ईस्वी में क्या होता है, ये गुजरात का जो माउंट आबू, एक्चुअली माउंट आबू राजस्थान में आता है, लेकिन इस अभियान को कहते हैं गुजरात अभियान कहते हैं। उसका युद्ध कहाँ हुआ था, माउंट आबू नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अब ये युद्ध कितने लोगों के बीच होता है, 2 लोगों के बीच होता है, मोहम्मद घोरी के बीच में होता है और चालुक्य वंश के जो राजा होते हैं, मूलराज द्वितीय या भीमराज द्वितीय, इनके मध्य ये युद्ध होता है। परिणाम क्या होता है, मोहम्मद घोरी की क्या होती है, पराजय होती है, और चालुक्य राजा की क्या होती है, विजय होती है। ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि मोहम्मद घोरी की भारत में क्या हुई थी, पहली हार हुई थी। तो इससे मोहम्मद घोरी काफ़ी, मतलब मोहम्मद घोरी को काफ़ी झटका लगता है कि यार, मतलब मैं पहले युद्ध में हार गया, अब भारत, यानी इसका मतलब इसको एहसास होता है कि भारत में जो राजपूत शक्ति जो जन्म ले रही थी, जिसका उदय हुआ था, वो काफ़ी प्रभावशाली है। ठीक है, लेकिन मोहम्मद घोरी हार नहीं मानता, ये फिर आगे बढ़ता है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था, लूट करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इसने ये सोचा था कि कोई बात नहीं, अगर हम साम्राज्यवाद का विस्तार नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन हमें धन तो लूटना ही है। अब क्या होता है, 1191 ईस्वी की बात कर रहा हूं मैं। तराइन का प्रथम युद्ध होता है, हरियाणा में होता है। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद घोरी के बीच में होता है। जानते हैं इसके बारे में। तराइन कहाँ है, हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। तराइन कहाँ पर स्थित है, हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। इस युद्ध का तात्कालीन कारण क्या बताया गया कि मोहम्मद घोरी द्वारा तबर हिंद भटिंडा, भटिंडा का है, पंजाब में आता है। ठीक है, उस पर अधिकार करना था। मतलब क्या करता है, देखिए ध्यान सुनिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध क्यों होता है, क्योंकि जो मोहम्मद घोरी होता है वो क्या करता है, भटिंडा का एक तबर हिंद नामक करके एक जगह पंजाब में, वहां पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। इसकी जानकारी मिलती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मिलती है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या करते, इसके आक्रमण को रोकने के लिए, यानी भारत में मुस्लिम आक्रमण को रोकने के लिए, मुस्लिम प्रभुसत्ता स्थापित को कम करने के लिए, रोकने के लिए क्या करते हैं, इस पर आक्रमण, अटैक करते हैं। तो इसका परिणाम क्या रहता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाते हैं, जबकि मोहम्मद घोरी की क्या होती है, पराजय हो जाती है। ठीक है, इस जो तराइन का प्रथम युद्ध था, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो सेनापति, उनका नाम क्या था, खंडेराव था। क्या नाम था, खंडेराव उनके सेनापति का नाम था। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, इस युद्ध में दिल्ली के जो गोविंद राय नामक व्यक्ति थे, वो भी क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की ओर से पराक्रम दिखाते, यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सहायता करते हैं, क्योंकि पंजाब जो है वो राजस्थान और दिल्ली के मध्य में आने वाला एक प्रदेश है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना का पराक्रम देखकर मोहम्मद घोरी की सेना भाग जाती है। भागती सेना का पीछा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने नहीं किया था। वो यूँ देखते कि पृथ्वीराज चौहान देखते थे कि क्या कहते हैं कि हो सकता है कि मुस्लिम हमारे डर से ये देश को छोड़ करके चले जाएंगे, या अपने जो क्षेत्र उनको छोड़कर चले जाएंगे, पुनः इस की ओर आंख नहीं उठाएंगे। लेकिन शायद यूं कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की ये जो दया दिखाई थी उन्होंने, यही उनके ऊपर सबसे भारी पड़ी थी, जिसने भारतीय इतिहास को ही परिवर्तन करके रख दिया था। अगर काश ऐसी गलती नहीं करते या ऐसी दया नहीं करते, तो आज भारतीय इतिहास का कुछ और ही होता। भारत में ना तो दिल्ली सल्तनत स्थापित होती, ना ही मुगल आते भारत में, और भारत एक राजपूत शासकों की ओर से चलता। और आज भारत का इतिहास, भारत जो सोने की चिड़िया से जो आज मतलब गरीब हो गया है भारत, मतलब जो जिन्होंने, अंग्रेजों ने बहुत लूटा है, मुगलों ने बहुत लूटा है, ठीक है, वो चीज़, ये घटनाएं भविष्य में नहीं होती। पर देखिए, इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। ठीक है, अब देखिए,
इस युद्ध के बाद में मोहम्मद घोरी क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को संधि का प्रस्ताव भेजता है। प्रथम युद्ध हारने के बाद में मोहम्मद घोरी पुनः क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को संधि का प्रस्ताव भेजता है, परंतु चौहान ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, इसमें ये वाली बात होती है कि मोहम्मद घोरी ये बोलता है पृथ्वीराज चौहान को कि हम आपसे युद्ध नहीं करते, हम और आप संधि कर लेते हैं, आप हमें कुछ रुपया दे दो और हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे, या फिर आप हमारी सत्ता को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, आप हमारे अधीनस्थ बन के काम करो यहाँ पे। तो पृथ्वीराज चौहान उसे मना कर देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मोहम्मद घोरी पुनः तराइन के मैदान में क्या करता है, युद्ध करने को आ जाता है। मोहम्मद घोरी फिर से ललकारता है, किनको, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को ललकारता है। अब तराइन का द्वितीय युद्ध क्या होता है, देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में होता। कहाँ पर हुआ था, वही करनाल में हुआ था, हरियाणा के जिले करनाल के एक तराइन नामक स्थान पर हुआ था। इसका परिणाम उल्टा रहता है प्रथम युद्ध के। क्या होता है, मोहम्मद घोरी इसमें विजय होता है और पृथ्वीराज चौहान होता है वो तृतीय, वो क्या होता है, पराजय हो जाते हैं। ठीक है, परिणाम क्या निकलता है, इस विजय के बाद में मोहम्मद घोरी दिल्ली, अजमेर सहित संपूर्ण चौहान राज्य पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। ठीक है, इस युद्ध को इतिहास का परिवर्तनकारी युद्ध कहा गया है। कौन सी युद्ध को कहा गया, तराइन के द्वितीय युद्ध को कहा गया है। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि किस युद्ध को इतिहास का परिवर्तनकारी युद्ध कहा गया है, तो तराइन के द्वितीय युद्ध को कहा गया और वो कब हुआ था, 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं इस युद्ध के बारे में। अब देखिए इस युद्ध के बाद में क्या होती है, कुछ अलग अलग मान्यताएं थी। क्या मान्यताएं थी, देखिए अलग अलग, मतलब मान्यताएं का मतलब ये होता है कि हर कवि क्या करता है कि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक राजा है, एक राजा का अगर कोई दरबारी कवि है तो ऑब्वियसली यही बात है कि वो दरबारी कवि अपने राजा की हमेशा प्रशंसा ही करेगा, उसके संबंध में जो भी पुस्तक लिखेगा उसमें हमेशा क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। जैसे कि मैं एक बात बोलता हूँ, जैसे कोई राजा किसी राजा ने अपने स्वार्थ के लिए कोई चीज़ हड़प ली, ठीक है, तो वहाँ का जो दरबारी कवि होगा वो राजा के बारे में कभी ऐसा नहीं लिखेगा कि हमारा राजा स्वार्थी थे, वो ये कहेगा कि हमारे राजा की कोई बहुत बड़ी सोची समझी कोई चाल थी और कोई बहुत बड़ी विचारधारा थी जिसके फलस्वरूप उन्होंने ऐसा काम किया है। ठीक है ना, तो मोहम्मद घोरी का जो कवि होगा वो मोहम्मद घोरी की तारीफ करेगा और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो कवि होगा वो पृथ्वीराज चौहान की बढ़ाई करके उसको लिखेगा। ठीक है ना, अब इसको यह नहीं कह सकते कि कितना प्रतिशत सत्य कितना असत्य है, क्योंकि जो लिखा हुआ है जो हमें मिला है वही इतिहास कहलाता है, तो हमने उसी को प्रमाण करके मान लिया है। तो बात करते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो क्या था, एक ग्रंथ था जिसको लिखा किसने था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि चंद बरदई ने इसको लिखा था और यह राजस्थान का पहला महाकाव्य कहलाता है। ठीक है, इसके अनुसार क्या क्या बात कही गई है, इसके अनुसार ये बोला गया है कि पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है, ठीक है, घोरी क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में क्या करता है, बंदी बनाकर गजनी ले जाता है, अपने जो राज्य होता है अफगानिस्तान में गजनी, वहाँ पर ले जाता है, जहाँ पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, ये कई सारी यातनाएं देता है, जिसमें सबसे बड़ी यातना ये होती है कि उनकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती है, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या करती है, दोनों आंखें फोड़ दी जाती है। वहाँ पर एक दरबार में क्या होता है, समारोह का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर कवि चंद बरदई वहाँ पर गजनी पहुँचता है और वहाँ पर क्या होता है कि वे पृथ्वीराज चौहान तृतीय से मिलते हैं और उनके कान में एक दोहा कहते हैं। क्या है दोहा, देखिए, 4 बास 24 गज, ठीक है, 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। मतलब शब्द से उसको क्या पता है, एक लोकेशन बता रहा है कि मोहम्मद घोरी कहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, इसे सुनकर क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या करता है, शब्दभेदी बाण चलाता है, जिससे घोरी की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। इसके बाद में चंद बरदई और पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या कर लेते हैं, दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है ना, और दोनों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, काबुल गजनी में बनी हुई है। ये वाली जो बात कही गई है, ये वाली बात कहाँ कही गई है, पृथ्वीराज रासो में कही गई है। तो अगर प्रश्न आपको आवे कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार, ठीक है, मोहम्मद घोरी को किसने मारा था, तो पृथ्वीराज चौहान ने मारा था। कैसे मारा था, शब्दभेदी बाण चलाकर मारा था। और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसी हुई थी, तो उन्होंने और उनके जो दरबारी कवि थे चंद बरदई, दोनों ने आत्महत्या करी थी। देखिए, प्रश्न पूछे जाने का एक आधार माना जाएगा, तो आधार क्या होगा, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, तो आपको ये आंसर करना है। ठीक है, और अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि जब चंद बरदई भी मर चुका था और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने आत्महत्या कर ली थी, तो इसको लिखा किसने था, तो देखिए चंद बरदई जो वहाँ पे जो गजनी जब पहुँचे थे, तो ये अकेले नहीं पहुँचे थे,
ये अपने पुत्र जलहण को लेकर गए थे। उनके पुत्र का नाम था जलहण, नाम था। ये जलहण को लेकर जाते हैं, जो क्या कहते हैं कि हम दोनों की मृत्यु के बाद में इस कहानी को आगे इतिहास में बताने के लिए, प्रमाण देने के लिए जलहण को बोला गया कि आपको आगे की कहानी लिखनी है। तो चंद बरदई की मृत्यु के बाद में इस ग्रंथ को उनके पुत्र जलहण ने पूरा किया। इस ग्रंथ में 2500 तो पृष्ठ है तथा 69 क्या है, अध्याय दे रखे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट एक बुक बता रखी है विरुद्ध विधि विध्वंस। ठीक है, इसके अनुसार इस पुस्तक के अनुसार क्या कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय होते हैं वो मैदान में ही मारे गए थे। मतलब तराइन के जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसी युद्ध के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, या फिर ये इन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दे दिए थे। ठीक है ना। तो ये वाली बात कही गई कौन सी पुस्तक के अनुसार, विरुद्ध विधि विध्वंस के अनुसार ये बात कही गई है। जबकि बात करेंगे हम तबकात नासिरी की बात करेंगे। तबकात नासिरी एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक कौन थे, मिन्हास उस सिराज थे। इसके अनुसार क्या बताया गया है कि युद्ध भूमि से भागने के बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के को सिरसा में पकड़कर उनकी हत्या कर दी गई थी। मतलब इस पुस्तक में यह बात कही गई है कि तराइन की जब द्वितीय युद्ध हुआ था उस समय पृथ्वीराज चौहान की सेना हार रही थी। इसको देखकर पृथ्वीराज चौहान भाग जाते हैं और उनको बाद में सिरसा में पकड़ लिया गया है। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा, ये अब देखिए ये जो बता रहे हैं है ना, ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति खुद मुस्लिम है। तो ये अपने राजा को बढ़ाने के लिए, अपने राजा को बड़ा दिखाने के लिए क्या करते थे कि अपने राजा के सामने दूसरे राजा की थोड़ी कमी दिखाते थे। तो इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय मैदान से भाग गए थे, जबकि ये इनका एक तर्क है ना, ये इन्होंने अपनी पुस्तक में ऐसे बात लिखी हुई है ना। तो एक प्रमाण ये भी मिलता है हमें। जबकि बात आती है फारसी इतिहासकार की, बात आती है फारसी इतिहासकार कौन थे, हसन निजामी थे, जिन्होंने ताज उल मासिर में क्या लिखा है, ये बताते कि पृथ्वीराज तृतीय को अजमेर में लाकर अधीनस्थ शासक बनाया था और कुछ समय बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हत्या कर दी जाती है। मतलब बात करते हैं फारसी इतिहासकार हसन निजामी के अनुसार। हसन निजामी क्या बात कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पहले बंदी बनाया, उसके बाद में क्या करते ये इनको अजमेर लेकर आते और क्या कहते हैं, यूँ कहते हैं कि आप अजमेर का शासन संभालो लेकिन आप मेरे अधीनस्थ बनकर रहोगे। ठीक है ना। और बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो हमें अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले जो प्रमाण माने गए, जैसे कि कौन सा, पृथ्वीराज रासो माना गया है। तो इसके अनुसार तो हमें पता चलता है कि नहीं, पृथ्वीराज तृतीय ने अपने बहादुरी का करते हुए के प्रदर्शन करते हुए किसको मारा था, मोहम्मद गौरी को मारा था। ठीक है। जबकि हमें दूसरी पुस्तक विधि विध्वंस के अनुसार पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है उनकी मृत्यु मैदान में ही हो गई थी। जबकि तबकात जो नासिरी जो पुस्तक है उससे हमें पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय मैदान छोड़कर भाग गए थे और उनको बाद में पकड़कर उनकी हत्या कर दी जाती है। जबकि जो हसन निजामी है, हसन निजामी ये बात कहते हैं कि इनको क्या हुआ था, अधीनस्थ बनाकर इनको शासक करवाया था और कुछ समय बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब देखिए कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास संदेश भिजवाया था कि वह इस्लाम धर्म तथा गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेवे। उत्तर में महाराजा पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय है वो क्या संदेश लिखते हैं कि उसे अपने देश लौट जाना चाहिए। उसे का मतलब यहाँ पर मोहम्मद गौरी से, कि मोहम्मद गौरी को अपने देश लौट जाना चाहिए, अन्यथा उसकी भेंट कहाँ होगी, युद्ध स्थल में होगी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है, तराइन का जब पहला युद्ध हो चुका था उस युद्ध के बाद में मोहम्मद गौरी उनको जो संदेश भिजवा था उसमें कहता है कि आप इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लो, एक्सेप्ट कर लो और मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर लो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो मोहम्मद गौरी कहते हैं कि आपको अपने देश लौट जाना चाहिए, नहीं तो आपकी मेरे से जो भेंट होगी वो कहाँ होगी, युद्ध स्थल में होगी। मतलब यहाँ पर देखिए मोहम्मद गौरी को कितना एक अच्छे तरीके से उन्होंने प्रकट किया है, चुनौती दी उसको। ठीक है, मोहम्मद गौरी को कि अगर तुम्हें नहीं है, हम तुम्हारी अधीनता एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें हमको क्या कहते हैं, युद्ध में लड़ना पड़ जाएगा आपसे। ठीक है। फिर बात आती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक था। गौरी ने इनके पुत्र गोविंद राज को क्या करते हैं कि अजमेर का प्रशासक बनाते हैं और बाद में उसे रणथंभौर नियुक्त कर देते हैं, जहां पर गोविंद राज ने क्या करते हैं, स्वतंत्र चौहान की स्थापना करते हैं। यानी इसका मतलब है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में क्या होता है, उनके जो पुत्र होते हैं गोविंद राज, तो गौरी क्या करता है, गोविंद राज को अजमेर का प्रशासक बनाता है और प्रशासक बनाने के बाद में उसे कहाँ पर नियुक्त करता है, रणथंभौर नियुक्त करता है। और रणथंभौर में गोविंद राज क्या करता है, स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना करता है। स्वतंत्र चौहान राज्य का मतलब ये होता है कि अब उसके ऊपर गौरी का भी नियंत्रण नहीं रहा है, क्योंकि गोविंद राज सर्वे सर्वा हो चुका है। ठीक है ना।
तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम जानेंगे कि मोहम्मद गोरी ने और भारत में कहाँ कहाँ अटैक किए थे और अंततः मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे होती है। एक बार मैं इसको फिर से रिवीज कर देता हूँ, जो आज हमने पढ़ा था शुरुआती रूप से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से हमने पढ़ा था, मोहम्मद गोरी जब शासक बनता है तो क्या करता है, साम्राज्यवाद विस्तार के हिसाब से क्या करता है, भारत में आक्रमण करता है। आक्रमण करने के प्रमुख कारण क्या है, साम्राज्यवाद नीति, धन की प्राप्ति और गजनी वंश की समाप्ति के बाद में दुनिया को यह बताना कि गौरी वंश की शक्ति नई उदय हो चुकी है। लेकिन इस समय क्या होता है, भारत में भी चौहान वंश पूरी तरह से प्रादुर्भाव हो चुका है, चौहान वंश की शक्ति का काफ़ी विस्तार हो चुका है। तो ये पहला अटैक करता है मोहम्मद गोरी 1175 में मुल्तान पर करता है, मुस्लिम शासक पर करता है। क्यों करता है, धन की प्राप्ति के लिए करता है। ठीक है, 1178 में ये गुजरात में माउंट आबू पर अटैक करता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की जो सामना होता है वो होता है चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय या भीमराज द्वितीय से होता है, और इसमें मोहम्मद गोरी की प्रथम हार होती है भारत में। फिर तराइन का प्रथम युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान विजय रहते, मोहम्मद गोरी पराजय रहते हैं। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो सेनापति उनका नाम क्या था, खंडेराव था, जो तराइन के प्रथम युद्ध में भाग लेते हैं। साथ में दिल्ली के गोविंद राय ने भी इनकी सहायता करी थी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गोरी की सेना भाग जाती है, पृथ्वीराज चौहान उसका पीछा नहीं करते हैं और उसको दया करके उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर तराइन का पुनः रूप से द्वितीय युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजय मिलती है और मोहम्मद गोरी को विजय मिलती है। इसके बाद में अलग अलग मान्यताएं हैं, जिसमें कई बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु वहीं हो गई थी। कुछ बताती है पृथ्वीराज चौहान गजनी गए थे, वो बंदी बन के गजनी गए थे, जहां पर शब्द बेदी बाण चलाकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग मान्यताओं के साथ में इतिहास लिखा गया है। तो हमें किसी एक मान्यता को पढ़कर ही 100% ये नहीं कहना है कि ऐसा ही हुआ था। हमें सभी मान्यताओं के अनुसार पढ़ना है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें ये ध्यान रखना है कि प्रश्न कौन सी मान्यता के अनुसार पूछा गया है। इसीलिए प्रश्न परीक्षा में डिटेल्ड प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इस प्रकार भारत के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले एक महान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय अमर हो गए सदा के लिए। अपने प्राण देने के बाद में भी वो हमेशा के लिए अमर हो गए, जिन्होंने भारत के आने वाले जो योद्धा थे या आने वाली जो जनता थी, ठीक है, आने वाली जनरेशन को एक नई सीख दी कि कभी भी स्वाभिमान के लिए झुकना पड़े तो कभी नहीं झुकना, हमेशा स्वाभिमान को सर्वमान रखकर युद्ध भी करना पड़े तो भी युद्ध करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।